एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में शुरू होने वाली गेहूं खरीदी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि खरीदी केंद्रों पर सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाए ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर सीएम हाउस में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने खरीदी केंद्रों में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए खरीदी केंद्रों पर समुचित व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि हमने सरकार बनाने के समय कहा था कि हम 2700 तक करेंगे, तो अभी सरकार के समय में सरकार 2028 में चुनाव में जाएंगे, 3 साल बाकी है। इस साल फिर 40 रुपए मिला करके 2625 में गेहूं खरीदने वाले हैं। ये हमारी किसानों के प्रति हमारी भावना है। धरती माता की गोद में खेती किसानी करते हुए सदियां बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। परमात्मा की दया से जब से मानव जगत में मानवता आई होगी, तब से दुनिया में सबसे पहले खेती के माध्यम से मां समझ करके अपनी वसुधा के गोद में हमारे अपने सबके जीवन के पुरखों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। और इसीलिए इस देश का भाग्य सदैव अगर कोई विधाता के नाते से माना जाता है तो किसान ही भाग्य विधाता है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से भोपाल, उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम संभागों में गेहूं खरीदी शुरू होनी है। इसके अलावा बाकी संभागों में 7 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी। अभी तक प्रदेश के 19 लाख किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। सरकार ने इस साल 2585 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और 40 रुपए बोनस देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24/7 भोपाल। MS धोनी IPL 2026 के शुरुआती 2 हफ्ते तक बाहर रह सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान इस समय मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रिहैब से गुजर रहे हैं। CSK की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि उन्हें काफ स्ट्रेन यानी पिंडली में खिंचाव है। अगर धोनी पूरे 2 हफ्ते यानी 14 दिन तक बाहर रहते हैं तो वो कम से कम 3 मैच नहीं खेल पाएंगे। CSK का पहला मैच 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। इसके बाद उसका अगला मैच 3 अप्रैल को चेन्नई में पंजाब किंग्स के खिलाफ है। टीम अपना तीसरा मैच 5 अप्रैल को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उसके ही घर में खेलेगी, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। धोनी इन तीनों ही मैच से बाहर रह सकते हैं। उनकी वापसी 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में हो सकती है। तो 2 हफ्ते के लिए IPL से बाहर रह सकते हैं धोनी के मांसपेशियों में खिंचाव है। CSK ने पोस्ट कर जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं नक्सलवाद की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने की 31 मार्च 2026 की डेडलाइन नजदीक आते ही सियासत तेज हो गई है। करीब 4 दशकों से प्रभावित बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के सरकारी दावों पर बहस छिड़ी है। दुर्ग से शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अमित शाह के नेतृत्व में चल रहे अभियानों को निर्णायक बताते हुए कहा कि हिडमा जैसे कमांडरों के मारे जाने और सरेंडर से नक्सल ढांचा कमजोर हुआ है। वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सवाल उठाते हुए कहा कि विचारधारा खत्म करने की ठोस रणनीति के बिना स्थायी समाधान संभव नहीं।
छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त हो जाए 31 मार्च तक। और आप देख रहे हैं हिडमा मारा गया, उनके जितने बड़े कमांडर और विंग कमांडर हैं, अंतिम जो बचे थे पापा राव, वो भी 2 दिन पहले अपने पूरे साथियों के साथ सरेंडर हो गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि देश विकास की ओर, प्रदेश विकास की ओर जाएगा, शांति की ओर जाएगा। बस्तर पंडलूम हो रहा है, खेल हो रहा है, 3 लाख बच्चों ने उसमें भाग लिया है। आने वाले समय बस्तर विकास की गाथा कहेगा और वहाँ कहीं नक्सलवाद नहीं दिखेगा। वर्तमान में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, मार्च 26 तक नक्सली उन्मूलन हो जाएगा, नक्सली समाप्त हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बधाई की पात्र है सरकार। 3 दिन बचा है और 3 दिन में जो कितने नक्सली बचे हैं, कितने मारे गए हैं, ये सूची तो सरकार के पास होगी। मार्च के बाद की क्या रणनीति रहेगी कि नए सिरे से नक्सली ना आ पाएँ और नक्सली विचारधारा कैसे समाप्त होगा, और इन सब चीज़ों के लिए सरकार के पास क्या कार्य योजना है। पखांजूर के परतापुर थाना क्षेत्र में बुधवार को 3 माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में संगीता, कुंजाम, संजू और लखमू शामिल है। ये सभी परतापुर एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य माने जाते हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आधिकारिक पुष्टि की जाएगी और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस घटना से इलाके में शांति स्थापित करने और माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के प्रयासों को बल मिलेगा। आरकेपी डिवीजन के 6 सक्रिय माओवादी के द्वारा 2 दिवस पूर्व समर्पण किया गया था। इसी सिलसिले में आज परतापुर थाना में परतापुर एरिया कमेटी के 3 सक्रिय माओवादी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, जिसमें से एक एसीएम रैंक का संदीप, एसीएम रैंक का राधिका, दोनों के पास में एसएलआर राइफल है, और तीसरा जो है रानू पद्दा है। तीनों आकर के आत्मसमर्पण कर दिए हैं। बाकी शेष बचे हुए जो सक्रिय माओवादी नक्सली हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे भी आ जाएं और या किसी थाना चौकी या किसी कैंप में आकर के आत्मसमर्पण कर सकते हैं। वहीं खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र में व्यापारी दिलीप राठौर के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस की सुस्ती अब भारी पड़ती नजर आ रही है। 12 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगने से राजपूत समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल 16 मार्च को कसरावत के भील गांव में व्यापारी दिलीप राठौर के घर 3 अज्ञात बाइक सवारों ने गोलीबारी की थी। घटना के बाद से मामले को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने दिनों बाद भी पुलिस कोई ठोस खुलासा नहीं कर सकी है। इसी के विरोध में राजपूत समाज ने कसरावत थाने का घेराव कर दिया। समाजजनों ने कहा, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। पीड़ित व्यापारी के अनुसार बिश्नोई गैंग के नाम पर 10 करोड़ रंगदारी वसूली के लिए कॉल आया और जान से मारने की धमकी दी। इधर अधिकारियों ने दावा किया है कि कुछ अहम सुराग मिले हैं। पूर्व हुई कसरावत में घटना के संबंध में नागरिक जनों ने ज्ञापन दिया है। पुलिस इसकी विवेचना कर रही है, विवेचना जारी है। उनका आरोप है कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं है। नहीं, पुलिस के द्वारा ये जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग किसी प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा नहीं कर सकते। क्या इंदौर में चंद रुपयों के लालच में परिजनों के नाम पर 84 मोबाइल सिम एक्टिव कराने का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन फेज के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल भोपाल के राज्य साइबर पुलिस मुख्यालयों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी विपिन मगरदे बैतूल का निवासी है। आरोपी ने सिम प्रोवाइडर कंपनियों के टारगेट और बोनस के लालच में अपनी फोटो का इस्तेमाल कर 84 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट किए। इतना ही नहीं, टारगेट पूरा होने के बाद वह इन सिम कार्ड्स को डीएक्टिवेट भी कर देता था। तो पीओएस की जगह परिजनों के नाम का इस्तेमाल किया जाता था।
कार्रवाई की जा रही है। इसमें बेसिकली जो टारगेट है कि एक ही फेस पर कई सिम इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था, जिसमें कि आइडेंटिफाइड किया जाकर उसमें कुल मिलाकर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में 3 ऐसे फेस हैं जिनमें लगभग 375 से अधिक सिमें इश्यू कराई गई हैं, एक्टिवेट कराई गई हैं। तो इस पर से एक व्यक्ति को पकड़ने में थाना क्राइम ब्रांच को सफलता प्राप्त की गई है। बिना जानकारी के अपने दोस्तों के और अपने जो सिस्टर्स थे उनकी सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फेस उसका स्वयं का चेहरा उसी का था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें उसमें अपने बहन और अपने मित्रों की इस्तेमाल की। इसी बात को ये संभावना बिल्कुल हो सकती है, इसीलिए उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस रिमांड में उससे और डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए जाने हैं और पूछताछ की जानी है कि संभावना हो सकती है कि उसने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी इस तरह की ये शिकायत कराई हो। फिलहाल इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वहीं दुर्ग जिले के सुपेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 42 साल के शख्स की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहन राम टेके के रूप में हुई है। पुलिस शुरुआती तौर पर आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक सुसाइड नोट में राजू पाल और सोनिया गोस्वामी के नाम सामने आए हैं, जिससे मामला संदिग्ध हो गया है। मृतक के भाई का कहना है कि मोहन के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे यह आत्महत्या नहीं हत्या ही प्रतीत हो रही है। तो आत्महत्या मानकर पुलिस जांच में जुटी हुई है और परिजनों ने इधर हत्या की आशंका जताई है। सुबह क्या ना सुबह 8 बजे फोन आया उनकी लड़की का और उनकी भाभी का कि ऐसी बात हो गई है, भाई आपके भाई रहे नहीं करके। तो हम आप यहाँ पर आके देखें कि उसको चोट तो लग रही है, बस सुसाइड नहीं है, मर्डर केस लग रहा है मुझे। ठीक है सर, एक लाश मिली है, क्या कुछ आप लोगों ने देखा, क्या समझ में आया? एक युवक की डेड बॉडी उसके घर में मिली है और उसका हैंग होना जैसा दिख रहा है। उसके FSL की भी टीम ने बारीक से आके जांच किया है और मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है। PM रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। सीहोर में छात्र छात्राओं को धोखे में रखने का मामला सामने आया है। जिले की आष्टा तहसील के कोठरी में स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT से संचालित विश्वविद्यालय को VIT भोपाल यूनिवर्सिटी नाम से संचालित किया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय भौगोलिक रूप से भोपाल जिले में स्थित नहीं है। विश्वविद्यालय का वास्तविक परिसर भोपाल शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर सीहोर जिले की आष्टा तहसील में स्थित है। माना जा रहा है कि छात्र छात्राओं को भ्रमित करने के लिए राजधानी भोपाल के नाम का उपयोग किया जा रहा था। इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और मानवाधिकार आयोग को शिकायत की थी। उसके बाद NHRC ने शुक्रवार को VIT विश्वविद्यालय के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। NSUI की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने VIT विश्वविद्यालय सीहोर के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। जिस तरह से NSUI द्वारा लगातार VIT विश्वविद्यालय के खिलाफ शिकायत की जा रही थी, VIT विश्वविद्यालय में देश का पहला जेनजी प्रोटेस्ट छात्रों ने किया था और जिस तरह से वहाँ पे अनियमितताएं, जिस तरह से वहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रहा है और जिस तरह से वहाँ पर अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है, अवैध क्लिनिक संचालित किया जा रहा है, अवैध अस्पताल संचालित किया जा रहा है बिना मान्यता को लेकर, जिसको लेकर लगातार NSUI शिकायत कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं विकास कार्यों की आड़ में स्तरहीन निर्माण को लेकर सुर्खियों में रहने वाला ग्राम पंचायत गेरसा में धांधली का नया मामला सामने आया है। सरपंच सचिव ने विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के नाम पर पुलिया निर्माण की आड़ में लाखों रुपए का गबन कर लिया है और पुलिया अधूरी है। मामले में अधिकारियों की चुप्पी भी बड़ी भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रहा है। सरपंच सचिव की कार्यप्रणाली से गांव वाले नाराज हैं। बता दें कि घने जंगल के बीच से होकर बहने वाले हाथी ढोंढा नाले में लगभग 18 लाख की लागत से पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। मनरेगा योजना के तहत पहाड़ी कोरवा मद से स्वीकृति इस पुलिया के लिए सरपंच सचिव ने लगभग 40% राशि निकाली। पुलिया का आधा ढांचा खड़ा कर दूसरी किश्त भी जारी करवा ली, पर निर्माण अधर में है। उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत के बाद भी काम अधर है।